क्लास का हमारा जो कि NHM CHO एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुका है, या तो आपको इसका प्रोग्राम पूछ सकते हैं आप। और साथ ही साथ जो भी लोग ANM या CHO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यदि पेपर्स की PDF परचेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके PDF को परचेस कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कई क्लासेस में कहा है, कितने चीप प्राइस पर आपको कहीं पर भी इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। कहीं पर 150 है तो कहीं 200, कहीं पर 2-2 हज़ार रुपये तक PDF के चार्ज लगाए जाते हैं। और कोई भी आप नर्सिंग की बुक लेते हैं स्पेशली पेपर्स को लेके तो 600 से 700 की बुक आपको आएगी। और जो भी लोग यदि यहाँ पर एक PDF लेते हैं कि आपने 30 पेपर का सेट लिया, 299 रुपये चार्ज यदि आपको पे होता है। और आप जिन भी पेपर्स की PDF प्रिंट कराना चाहते हैं करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही क्लियर फॉर्मेट रहने वाला है। जो भी लोग लेना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उन PDFs को परचेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स आर गिवन टू प्राइवेट डॉक्टर्स फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अंडर। तो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं प्राइवेट डॉक्टर को, स्पेशली प्राइवेट क्लिनिक पे कोई भी मेडिसिन फ्री में नहीं मिलती। लेकिन जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर आयरन फॉलिक एसिड का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाता है कि जो भी गर्भवती महिलाएं या फिर जो भी एनीमिया वाले आए तो उनको प्रोवाइड कराना। तो किस प्रोग्राम के तहत कराया जाता है? NRHM, CSSM दैट मीन्स चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, जननी सुरक्षा योजना या फिर वंदे मातरम स्कीम। किस योजना के तहत है जो आयरन और फॉलिक एसिड है जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाता है, वो भी प्राइवेट डॉक्टर्स में? तो वंदे मातरम स्कीम क्या है? वंदे मातरम स्कीम 9 फरवरी 2004 को लॉन्च की गई थी अहमदाबाद में। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च की थी इस स्कीम के लिए कि जो हमारे देश के अलग अलग स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जितने भी फ्री क्लिनिक्स हैं वहाँ पर आयरन फॉलिक एसिड फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवाना। तो इस स्कीम का जो मेन आपको याद रखना है वो यही है कि ये पहली स्कीम है जिसके तहत फ्री आयरन फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाना था, वो है वंदे मातरम स्कीम, और ये लॉन्च हुई थी 9 फरवरी 2004 को। CSSM है जो RCH में कन्वर्ट हो गया था आफ्टर दैट, ये आपको एग्ज़ाम में आता है। NRHM भी आपको एग्ज़ाम में आता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और साथ ही साथ चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम। तो आपको NRHM ये सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट वन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर अ 45 kg मॉडरेट वर्किंग लैक्टेटिंग मदर इज। माँ यदि कोई भी नर्सिंग मदर है, मतलब लैक्टेटिंग मदर है, फीड कराती है अपने बच्चे को, वेट है उसका 45 ग्राम। मॉडरेट वर्कर है, मॉडरेट का मतलब है कि थोड़ा बहुत काम भी करती है, तो यहाँ पर उसको कितना प्रोटीन की ज़रूरत होगी पर डे? 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम या फिर 80 ग्राम। तो यहाँ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर कितनी ज़रूरत पड़ेगी? तो वो होगी, जनरली पड़ती है 65 ग्राम की। लेकिन यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको मार्क करेंगे? ऑप्शन में 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम या फिर 80 ग्राम। कितने प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी? तो वो होगा यहाँ पर 70 ग्राम प्रोटीन। इतना 70 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि मॉडरेटली वर्किंग मदर है, लैक्टेटिंग है, बच्चे को फीड कराती है, तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी? तो वो होगी यहाँ पर 70 ग्राम। नेक्स्ट वन, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ अ पर्सन डिपेंड अपॉन। किसी भी पर्सन का डाइटरी अलाउंस मतलब RDA किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? एज एंड जेंडर, एज जेंडर एंड फिजिकल वर्क, एज एंड फिजिकल वर्क या फिर एज पर। तो RDA डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, जेंडर मेल है या फीमेल है, और आप किस तरीके का काम करते हैं, खा पी के पड़े रहते हैं या मजदूरी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं आप, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई एक जो फार्मर है जो खेत में काम कर रहा है, उसका खाना पीना देखिए, और जो एक बैठ के काम करने वाला है, कोई टीचर ही है तो उसकी डाइट देखिए, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। फार्मर में उसकी डाइट अच्छी रही, क्यों? क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है।
जेंडर की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू मेल फीमेल को ही देखिए। एज से बिल्कुल मैटर करता है कि आप 5 साल के बच्चे को देखिए और अपने आप को देखिए डाइट में। तो यहाँ पर क्या है, डाइटरी अलाउंस इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, एज, जेंडर एंड फिजिकल वर्क। नेक्स्ट इज इन हाई ब्लड प्रेशर द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक होती है जो हाई नंबरिंग रीडिंग और डायस्टोलिक होती है लोअर नंबरिंग रीडिंग। नॉर्मल होता है 120/80 mmHg। अब यहाँ पे कहा है कि यदि बीपी बढ़ा हुआ है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी कैसा होगा, 90 and 140 mmHg, 140 and 90, 70 and 130 या फिर 110 and 70। पहली चीज़, सिस्टोलिक बीपी का मतलब है हाईएस्ट रीडिंग जो कि होती है नॉर्मली 120, लेकिन जब बीपी बढ़ता है तो ये कितनी हो जाती है, 140। कितना, 140, मतलब अब 120 गया, मतलब बीपी बढ़ रहा है। फिर डायस्टोलिक में, तो डायस्टोलिक होता है नॉर्मली कितना, 80, तो कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो 140 और 90, मतलब 140 सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक है कितना, 90। नेक्स्ट वन, टू ट्रीट विच डिसीज यूज ऑफ आयोडीन सॉल्ट। कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए आयोडीन युक्त नमक यूज़ किया जाता है, मलेरिया, मम्प, टीबी या फिर ग्वाइटर। किसके लिए आप आयोडीन युक्त नमक यूज़ करेंगे, तो सीधा सा जवाब होना चाहिए आपका ग्वाइटर। या फिर ये पूछा जा सकता है कौन सा मिनरल जरूरी है ग्वाइटर ट्रीटमेंट के लिए, तो वो क्या होगा, वो होगा आयोडीन। हु कैन नॉट डोनेट आइज, कौन है जो अपनी आंखें डोनेट नहीं कर सकता है, पर्सन हु वियर्स ग्लासेस, पर्सन हु हैज़ कैटरैक्ट, पर्सन हु हैज़ अंडरगोन आई सर्जरी। तो आपने ऑर्गन डोनेशन नाम सुना होगा, आफ्टर द डेथ है जो बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, ऑर्गन डोनेट फैमिली मेम्बर्स की, जो फैमिली मेम्बर्स यदि चाहें तो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। लेकिन नाउअडेज पहले से ही लोग हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग पॉलिसी रूल्स हैं, पहले से ही मरने के पहले ही है जो अपने ऑर्गन डोनेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। आफ्टर डेथ की जब भी मेरी डेथ हो तो मेरे बॉडी के पार्ट डोनेट कर दिए जाएं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा पर्सन है जो अपनी आंखें डोनेट नहीं कर सकता है, तो ऐसे लोग जो ग्लासेस पहनते हैं, ग्लासेस आप कब पहनेंगे, जब आपके लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। तो यहाँ पे जिनकी लेंसेस में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो क्या कहें, ग्लासेस पहन रहे, चश्मा लग गया, तो वो लोग यहाँ पे अपनी आंखें दान नहीं कर सकते। दूसरा, जिसको कैटरैक्ट हुआ हो, मतलब उनके लेंसेस ऑलरेडी क्या है, मोतियाबिंद जिसको आप कहेंगे, ओपेसिटी छा गई हो, तो वो भी दान नहीं कर सकते। जिनकी कभी भी आई सर्जरी हुई हो, आँखों की सर्जरी तभी होगी जब आपकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, ना कि ऐसे ही। तो यहाँ पर जिनकी आँखों की सर्जरी हुई हो तो वो भी नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। इनमें ये सभी हैं जो अपनी आँखें दान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कोट और एप्रन ऑफ आशा। आशा वर्कर का जो कोट है या फिर एप्रन है किस कलर का होगा, ब्लू, पिंक, वाइट या फिर ग्रीन। किस कलर का कोट होगा आशा वर्कर का, तो आशा वर्कर का जो कोट होगा वो होगा कैसा, ब्लू कलर का। एप्रन और कोट की बात करें कैसा होगा, ब्लू कलर का। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WIFS। WIFS का फुल फॉर्म क्या है, वुमेन आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, या फिर नन ऑफ दी अबव। क्या होगा आंसर आपका, क्वेश्चन है WIFS का फुल फॉर्म। WIFS का फुल फॉर्म होगा वीकली आयरन फॉलिक एसिड प्रोग्राम। क्या है, वीकली आयरन फॉलिक एसिड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत है जो भी हाई प्रेवलेंस एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज़ हैं, गर्ल्स और बॉयज़ हैं, यहाँ पर आयरन की टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाना है। 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये नेशनल एनीमिया प्रोग्राम के तहत ही इसको लाया गया था। प्रोग्राम का नाम क्या है, WIFS। क्या है, WIFS, जिसमें वीकली आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट है, जो डिवॉर्मिंग टैबलेट है उसके साथ में इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है WIFS प्रोग्राम।
इसमें जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। इस प्रोग्राम का जो एम था न्यूट्रिशनल एनीमिया को प्रिवेंट करना। एनीमिया किससे होता है? फॉलिक एसिड और आयरन की कमी से। इसमें 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे हैं जो इंक्लूड किए गए थे। और ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 25 जुलाई 2013 को। याद रखें इसकी डेट, यदि हम बात करें तो इसकी जो लॉन्च डेट है, कब हुआ था? लॉन्च हुआ था 25 जुलाई 2015 2015 में, सॉरी 2013 में इसको लॉन्च किया गया था 25 जुलाई 2013 को। इसके टारगेट ग्रुप थे, क्या थे? टारगेट ग्रुप थे 10 से 19 साल तक, 10 to 19 ईयर्स। 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप वाले क्या थे? इसमें टारगेट ग्रुप थे। अब यहाँ पर वो बच्चे जो गवर्नमेंट म्यूनिसिपल स्कूल में लड़के और लड़कियां जो 6 to 12th क्लास तक को गए हों, कितने? 6 से 12th क्लास तक। यदि आपके लिए क्लास की बात करें तो क्या है? 6 to 12th क्लास, इतनी उम्र में इसी क्लास में पहुंचते हैं, इसीलिए एज है जो दी गई है। नेक्स्ट वन, आयरन डेफिशिएंसी में कॉज। आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया, मरासमस, रिकेट्स या फिर ज़ीरोफ्थैल्मिया। तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया। मरासमस है जो, ये क्या है? PEM का है जो एक एग्जाम्पल है। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। ज़ीरोफ्थैल्मिया होता है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण। और बच्चों में ब्लाइंडनेस का रीज़न, सॉरी न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस का रीज़न क्या है? ज़ीरोफ्थैल्मिया। तो याद रखें एनीमिया किसकी कमी से होगा? आयरन और फॉलिक एसिड की। मरासमस PEM, रिकेट से विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली बच्चों में प्रॉब्लम। और ज़ीरोफ्थैल्मिया बच्चों में होता है मोस्टली किससे? विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट वन, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हाई अल्कोहल कंजप्शन एंड ओबेसिटी में लीड्स विच ऑफ दीज डिसीज। तो यदि आप पड़े पड़े खाने की हैबिट वाले हों, खूब शराब पीते हों, मोटे हों, तो ये किस बीमारी की तरफ ले जाएंगे आपको? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़, हैंसन्स डिसीज़ या फिर अल्जाइमर्स डिसीज़। क्या बीमारी हो सकती है आपको? तो यहाँ पर जो भी लोग हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब अपना खाया पिया और लुढ़क गए, लेट गए और बहुत शराब पी रहे हो, मोटे भी हैं, तो ये क्या करेंगी? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। अब इसमें या तो आपको ओबेसिटी है ऑलरेडी, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, शुगर हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। आपके लिए बीपी बढ़ने के साथ साथ आपको शुगर होगी, बीपी होगा, कैंसर होने के भी रिस्क हो जाते हैं जब आप यदि ज़्यादा शराब पी रहे हो तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो सकता है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। हैंसन्स डिसीज़ लेप्रोसी को कहा जाता है। अल्जाइमर आपके मोटापे, अल्कोहल कंजप्शन के कारण नहीं होगा। नेक्स्ट वन, द प्रोग्राम जिंक इज रिलेटेड टू। प्रोग्राम का नाम क्या है? जिंक प्रोग्राम किससे रिलेट करेगा? निमोनिया, डायरिया, एनीमिया या फिर टिटनस। तो जिंकोनिया आपने नाम सुना होगा। जब परसिस्टेंट डायरिया हो जाता है तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल लेयर क्या है? पूरी छिल जाती है और उस छिली हुई लेयर को क्या करना है? रिकवर करना है। तो जिंक दिया जाता है 14 दिन के लिए। तो यहाँ पर भी वही है कि जो जिंक है किससे रिलेट करेगा? डायरिया से। तो यहाँ पर हेल्थ फीचर है टैक्स जिंक एंड हेल्थ प्रोग्राम। इनिशिएशन है कि मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम किया जाए, चाइल्ड मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी को डायरिया से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से, स्पेशली जिंक की कमी के कारण। जिंक की ज़रूरत होती है आपके ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी। लेकिन यदि यहाँ पर जिंक की कमी आपको होती है तो आपके बाल झड़ने से लेके डायरिया होना, बाल झड़ना, वीकनेस होना, तो ये सभी चीज़ें आपको हो सकती हैं। यहाँ पर जिंक किससे रिलेट करेगा? डायरिया से। नेक्स्ट है हॉस्पिस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर।
तो हॉस्पिस केयर है, पैलिएटिव केयर पढ़ी है आपने, हॉस्पिस केयर पढ़ी है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन आपका हॉस्पिस केयर। तो हॉस्पिस केयर है यहाँ पर किसके लिए दी जाती है, किस तरीके की कॉन्सेप्ट है? टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कार्डियक पेशेंट को कभी भी हॉस्पिस केयर नहीं दी जाती, वरना उनको हॉस्पिटल में रख के ट्रीट किया जाता है। हॉस्पिस केयर का मतलब है ऐसे पर्सन, स्पेशली टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, जो ठीक नहीं हो सकते, बस आपके लिए उनको दुआ करना है और वेट करना है। तो यहाँ पर हॉस्पिस केयर जो कॉन्सेप्ट है किसके लिए है? टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स के लिए, कि उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट आउट है, ट्रीटमेंट हो चुका बट कुछ नहीं, फ़ायदा ही नहीं है ट्रीट कराने का। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? हॉस्पिस कॉन्सेप्ट, और यूज़ किया जाता है टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट के ऊपर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। साइकेट्रिक मरीज है, दिमागी तौर पे कुछ प्रॉब्लम है, तो हॉस्पिटल में उसको ट्रीट किया जाएगा। घर पे भी साइकेट्रिक पेशेंट को नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये खुद के साथ साथ आपको भी हार्म पहुँचा सकता है। वो कार्डियक वाले हैं तो वो हॉस्पिटल में ही ठीक होंगे। नेक्स्ट वन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड। तो यदि सेल एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होती है तो क्या कहलाएगी? हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया, फिर एनाप्लासिया, क्या कहलाएगी? एक सेल से दूसरे में ये होता है मेटाप्लासिया। मेटाप्लासिया की कंडीशन देखने को किस में मिलती है? जब मेटास्टेटिक कैंसर हुआ हो तब। बिनाइन में एक से दूसरी सेल नहीं बनेगी, लेकिन मेटाप्लासिया होगा किस में? जो मेटास्टेटिक कैंसर होगा, ट्यूमर होगा। हाइपरप्लासिया में क्या होगा कि जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। हाइपरप्लासिया एक है हाइपरप्लासिया, तो यहाँ पर हाइपरप्लासिया में क्या होगा कि अमाउंट बढ़ेगा उन टिश्यूज़ का, सेल प्रोलिफरेशन होगा, नंबर नहीं बढ़ेगा लेकिन सेल साइज बढ़ेगी। डिस्प्लासिया का मतलब है कि जो एक एबनॉर्मल तरीके से सेल्स की ग्रोथ होना। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग इज। कितनी थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं? 5, 7, 9, 12। ये आपको थोरेसिक पूछ सकते हैं, लंबर पूछ सकते हैं, सर्वाइकल पूछ सकते हैं, सैक्रल पूछ सकते हैं, कॉकेजियल पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती हैं? टोटल 12। थोरेसिक कैविटी आपने पढ़ा है, जिस थोरेसिक कैविटी में आपके लंग्स हो गए सिचुएटेड है, हार्ट हो गया आपका, सभी कहाँ हैं? थोरेसिक कैविटी में। तो यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी है? टोटल 12। नेक्स्ट वन, इन अ पेशेंट ऑफ फीवर फास्टेजियम इज टर्म गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। यदि किसी मरीज को बुखार चढ़ा हुआ है, बहुत तेज हाई फीवर है, फास्टेजियम टर्म यूज़ किया जाएगा किसके लिए? ऑनसेट ऑफ फीवर, when body temperature has reached its maximum remains constant, when the body temperature is gradually returning to normal, when the body temperature is suddenly returning to normal। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि ऑनसेट ऑफ फीवर, दूसरे में कहा है कि बॉडी टेम्परेचर एक हाई रेंज पे पहुंच के स्टॉप हो जाएगा, वहीं तीसरे में कहा है कि धीरे धीरे नॉर्मल होगा, और चौथे में कहा है कि सडनली नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? तो फास्टेजियम का मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर एक पीक रेंज पर पहुंचकर स्टॉप हो जाना। किसी किसी को 103 डिग्री फ़ारेनहीट, 104 डिग्री फ़ारेनहीट बुखार आता है, यदि फीवर आता है तो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? 103 या 104 डिग्री फ़ारेनहीट तक यदि जाता है, तो यहाँ पर जब वहाँ तक पहुँच के स्टॉप हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? फास्टेजियम। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? व्हेन बॉडी टेम्परेचर ही हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स इट्स अ फास्टेजियम। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन पेशेंट इज नॉट लाइंग डाउन। तो कौन सी पोजीशन में पेशेंट नहीं लेटेगा? ट्रेंडलैंड वर्क पोजीशन, सिम्स, फॉलोअर्स या फिर रोज। ट्रेंडलैंड वर्क पोजीशन जनरली यूज़ की जाती है यूट्राइन प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए। सिम्स पोजीशन, फॉलोअर्स या फिर रोज। कौन सी पोजीशन में मरीज लेटेगा नहीं? सिम्स में लेटेगा, ट्रेंडलैंड वर्क में लेटेगा, लेकिन फॉलोअर्स पोजीशन में हाफ सिट रहेगा, ठीक है, ऐसे बैठे हुए रहेगा, लेकिन लाई डाउन नहीं होगा। तो क्या कहलाएगी? फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहीट टेम्परेचर। कौन सा फॉर्मूला सही है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने के लिए? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपका जो सही आंसर होगा वो बस मैं आपको बताऊंगी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फ़ारेनहीट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ पर आपका? निकल के आएगा फ़ारेनहीट में टेम्परेचर। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहीट में टेम्परेचर कैसे निकलेगा? तो वो होगा फॉर्मूला के थ्रू, और वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, व्हेन अ ड्रग इज टू बी गिवन एट बेड टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। कौन जो मेडिसिन बेड टाइम देने के लिए लिखी जाती है प्रिस्क्रिप्शन में, तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है? AC, HS, OD या फिर SOS। SOS का मतलब तो होता है जब नेसेसरी हो, जरूरी हो। स्टेट ऑर्डर का मतलब है कि एक ही बार इमरजेंसी में देनी है। OD का मतलब है वंस अ डे। अब जो बेड टाइम देनी है सोने के टाइम पर, वो कहलाती है HS। क्या कहलाएंगी? प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा क्या? HS। दिन में 2 बार लेनी है तो BD, 1 बार लेनी है तो OD। स्टेट ऑर्डर लिखा है मतलब इमरजेंसी में तुरंत देना। SOS का मतलब जब जरूरी हो तब। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग पेशेंट हु कम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड डिटरमाइन द मैनेजमेंट प्रायोरिटीज इज कॉल्ड। तो कौन सी प्रोसेस है यहाँ पर? कौन सी प्रोसेस है जो यदि मरीज को जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है ट्रीट करने के लिए, मिराज, लेवाज, ट्रेयाज या फिर कोलेज, कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पर? वो कहलाती है ट्रेयाज। क्या कहलाएगी? ट्रेयाज।